हेलो बच्चों, कान्हा हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं दोबारा से शब्दों का वर्गीकरण, जिसे हम पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। और उसमें हमने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, जिनमें है वो उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा भेद था वो हम कर चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया था: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जो कि हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अगर आपको उन्हें पढ़ना है तो आप उस कक्षा में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था? 4 वर्गों में। लेकिन प्रयोग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। सबसे पहला होता है हमारा विकारी और दूसरा होता है हमारा अविकारी। तो विकार से यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द जिसमें कि हम विकार उत्पन्न कर सके, अर्थात उनमें परिवर्तन कर सके। पर किस आधार पर? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न किया जा सके या उसमें परिवर्तन संभव हो या आप उसमें बदलाव कर सके, उन्हीं शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जितने भी संज्ञा शब्द होंगे उन सब में विकार उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे व्याकरण के इन सारे विषयों के विषय में हम पढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं हम अविकारी शब्दों में। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? वो जस्ट बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, अर्थात विकारी के विपरीत होते हैं। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्रिया विशेषण होते हैं, आपके संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं और विस्मयादि बोधक होते हैं। तो इन्हें भी हम अगली कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे। अभी हम सिर्फ शब्दों का वर्गीकरण ये देख रहे हैं कि किन किन आधारों पर किया गया है। चलिए अब चलते हैं रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर शब्दों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो रचना के आधार पर शब्दों को फिर दोबारा 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है हमारा रूढ़, दूसरा होता है हमारा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। अब इनका शाब्दिक अर्थ भी जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है रूढ़। रूढ़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित शब्द होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो हमेशा से हमारे चलन में है, हमारी परंपरा में चलते आ रहे हैं और जिनका एक निश्चित अर्थ है और वो सिर्फ उसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जिनके खंड पहली बात तो आप करते हो अगर, तो उनके खंडों का अपना कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर आप उन्हें विभाजित करते हो, विखंडित करते हो, तो उनका अपना कोई स्वयं का अर्थ नहीं होता, वो अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि नाक, हाथ, माता, जल, सूर्य, पानी, तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपके आसपास हैं। जैसे आप आंख ले सकते हैं, उंगली ले सकते हैं, ये कलम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो कि हमारे आसपास हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिन्हें हम विखंडित करने पर उनका अर्थ संपूर्ण, उनका मतलब खो देते हैं, उनका अर्थ वो अर्थहीन हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए अब जानते हैं यौगिक के विषय में। तो यौगिक कैसे शब्द होते हैं? ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें खंड करते हैं, यानी इन यौगिक शब्दों को जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से जुड़कर बनते हैं, इनको हम विखंडित करते हैं, विभाजित करते हैं, तो उनके प्रत्येक खंड का अपना स्वयं का अर्थ होता है, यानी वो अर्थहीन नहीं होते। जैसे कि आपके रूढ़ शब्द जो थे वो अर्थहीन हो गए थे, लेकिन ये निरर्थक नहीं होते, अर्थहीन नहीं होते, इनका स्वयं का अपना अर्थ रहता है। जैसे ठीक है, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, विद्या प्लस आल्य अगर मैंने यहां पर लिया तो देखिए विद्या का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। ठीक है, विद्या, शिक्षा, पढ़ाई। और अगर हम आल्य को कहते हैं तो क्या होता है? गृह, आल्य, सदन। तो यहाँ पर इनके अपने अपने अर्थ हैं दोनों के। और जो अब ये हमारे पास तीसरा शब्द आया वो क्या आया? विद्यालय, अर्थात ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर हम पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। ठीक है, उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अपना भी अर्थ था और जो इनसे मिलकर जो शब्द बना उसका भी स्वयं का अर्थ था। इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैंने कहा दीपावली, तो यहाँ पर क्या हो गया? दीप प्लस अवली। तो दीप तो आप कहते ही हो दीपक, आप सब जानते हो दीपक जिसे जलाया जाता है, और अवली होता है बच्चों पंक्ति। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों के भी अपने अलग अलग अर्थ थे और जब इन्होंने दिया तो दीपों की पंक्ति, अर्थात दीपावली का पर्व ही कैसा होता है, कैसा वो त्योहार होता है कि जिसमें हम दीपों की पंक्ति लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें दीप जलाना ही या दीपों को पंक्तियों में रखकर जलाना ही दीपावली का पर्व मनाना कहा जाता है।
इसी प्रकार से आप रसोई घर कह सकते हैं कि रसोई क्या होता है, रसोई यानी कि जहां भोजन की तैयारी की जाती है, और घर यानी कि वही गृह। तो एक ऐसा जगह, एक ऐसे स्थान जहां पर कि भोजन बनाया जाता है, ठीक है, वो हो गया आपका रसोई घर। तो यहाँ पर हमने यौगिक शब्दों में क्या देखा बच्चों, यौगिक शब्दों में हमने देखा कि दोनों शब्द जो थे अपना अपना अर्थ लिए हुए थे, और जब उन्होंने तीसरा शब्द दिया उसका भी अर्थ था। लेकिन यहाँ एक बात है कि दोनों शब्दों में जो अर्थ निहित था वही अर्थ उस तीसरे शब्द में आ रहा है, यानी तीसरे शब्द का कोई अलग अर्थ नहीं आएगा, कोई भिन्न अर्थ उभर कर नहीं आएगा, ठीक है, वो इन्हीं दोनों में निहित होगा उसका अर्थ भी। ये होता है आपका यौगिक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो अगला अब हमारा आएगा योग रूढ़ शब्द, उसमें जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि योग रूढ़ और यौगिक में अंतर क्या है। और अब हम आते हैं योग रूढ़ शब्दों पर, ठीक है। तो योग रूढ़ जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, योग से मतलब क्या होता है, मेल करना, जोड़ना, और रूढ़ शब्दों का यानी कि दो रूढ़ शब्दों का जो मेल होता है वही आपका योग रूढ़ कहलाता है। दो रूढ़ शब्दों का मेल तो आपका यौगिक में भी होता है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं योग रूढ़ के लिए कि ऐसे यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, ठीक है, किंतु सामान्य अर्थ न देकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यहां हमने क्या बताया था यौगिक में कि वो एक सामान्य अर्थ ही देते हैं, अर्थात जो उनके शब्दों में जो अर्थ निहित होता है वही सामान्य अर्थ उभर कर आता है तीसरे अर्थ में। लेकिन यहां जब हम योग रूढ़ की बात करते हैं तो वो सामान्य अर्थ न देकर एक विशिष्ट अर्थ को देते हैं, यानी कि एक तीसरा अक्ष, तीसरा व्यक्तित्व आपके सम्मुख उभर कर आता है। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, दशानन, इस शब्द का हमने प्रयोग किया, तो ये किससे बना है, दश और आनंद से। दश से हमारा क्या तात्पर्य होता है, 10, ठीक है, संख्या में 10, और आनंद से हमारा क्या तात्पर्य है, शीश, अर्थात आप कह सकते हो सिर, यानी कि 10 सिरों वाला या 10 शीश रखने वाला। तो यहाँ पर देखिए दशानन का सामान्य सा अर्थ तो क्या निकल रहा है कि 10 शीश रखने वाला या 10 सिर रखने वाला, लेकिन साथ साथ एक अलग से व्यक्तित्व भी आपके सम्मुख उभर कर आता है, एक तीसरा अर्थ अपने आप निकल जाता है, वो है रावण, ठीक है। रावण मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 10 शीश है और उसके अलावा और किसी के नहीं है। तो यहाँ पर रावण नाम अपने आप ही, या ये व्यक्ति तो आप कह सकते हो अपने आप ही उभर कर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए गिरिधर, तो गिरिधर यानी कि गिरि अर्थात पर्वत, और धर में से धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। तो वो सिर्फ एक ही व्यक्तित्व है, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कि गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ठीक है, अपनी सबसे छोटी उंगली पर। तो यहाँ पर गिरिधर से सिर्फ तात्पर्य हमारा भगवान कृष्ण से होगा और किसी से नहीं। तो देखिए ये एक विशिष्ट अर्थ उभर कर आया है जो कि आपके यौगिक में नहीं होता। इन दोनों की तुलना अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी द्विधा और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको यही रहता है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके अगर तोड़ने पर उनमें अर्थ निहित रहता है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। इनको अगर तोड़ भी दे तो भी इनके दोनों शब्दों में अर्थ निहित रहता है, लेकिन जब ये जोड़ा जाता है इन्हें तो इनका एक विशिष्ट अर्थ भी आपके सामने आता है। जैसे हम बात करें पंकज की, तो पंक से हमारा क्या तात्पर्य है, कीचड़, और अज से क्या है बच्चों, मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न क्या होता है आपका, कमल, क्योंकि कमल पुष्प ही है जो कि कीचड़ में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये थे आपके योग रूढ़ शब्द, यानी कि तीनों शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। रूढ़ शब्द हमने जो पहले पढ़े थे वो क्या थे कि जो कि ऐसे शब्दों से बने थे अगर उन्हें तोड़ा जाएगा तो वो निरर्थक हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, उनके दोनों अपने शब्दों के अर्थ भी होते हैं, और अगर उनसे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी उन दो ही शब्दों में निहित होता है, अर्थात सिर्फ सामान्य अर्थ को वो निकाल कर बताते हैं। लेकिन जहां हम बात करते हैं योग रूढ़ की, वो भी यौगिक शब्द ही होते हैं, वो भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। उन दोनों शब्दों का भी अपना अपना अर्थ होता है, लेकिन जब वो मिलकर एक तीसरा शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ भी उभरता है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व या अक्ष आप कह सकते हैं वो भी उभर कर आता है। इसीलिए यौगिक जो मतलब योग रूढ़ जो होता है वो यौगिक से भिन्न होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अर्थ के आधार पर। के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। एक हो गया हमारा निरर्थक और दूसरा हो गया हमारा सार्थक। तो देखिए इनके अर्थ इनके शब्दों से ही पता चल रहा है। निरर्थक, निर प्लस अर्थक, अर्थात जिनका कोई अर्थ ही ना हो, यानी कि जो अर्थहीन हो। तो हम जैसे कुछ शब्द जब हम बच्चा छोटा होता है वो बनाना सीखता है तो अक्षरों को कैसे भी कई बार मिला देता है। जैसे देखिए कमस,
मैंने कहा वोरी, मैंने कहा मलक या वार्ता, ये ऐसे शब्द होंगे जो आपने भी कभी नहीं सुने होंगे, यानी ऐसे निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, हमारे हिंदी के शब्दकोश में वो है ही नहीं। वहीं पर अगर हम आते हैं सार्थक शब्दों में, तो सार्थक का मतलब स प्लस अर्थक, अर्थात जो अर्थ के साथ हो, अर्थात आप कह सकते हो जो अर्थवान है। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे सारे शब्द होते ही हैं जो कि हमारे शब्दकोश में है। जैसे हम कह सकते हैं कमरा है, कमल है, गीता है, पुस्तक है, तो इनका अपना अपना अर्थ है। ठीक है, ये हम प्रयुक्त करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। लेकिन कई बार ऐसा हम करते हैं कि इन सार्थक शब्दों के साथ हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत बार अपने वाक्य भाषा को कुछ अलग दिखाने के लिए, विशिष्ट दिखाने के लिए, कुछ विशेषता प्रदान करने के लिए अपने वाक्यों को या अपनी किसी रचना को, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कभी भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग अलग से नहीं होता, यानी वाक्य में हम इन्हें ऐसे ही प्रयुक्त नहीं करते। तो देखिए, जैसे एक वाक्य में आपको बताऊं, कुछ नाश्ता वाश्ता हो जाए, अधिकतर हम बोलते हैं ना, जैसे हमें नाश्ता करना है, लेकिन हमें आदत होती है बोलने की, हम नाश्ता वाश्ता हो जाए, तो यहाँ पर जो नाश्ता है आपका, वो क्या है बच्चे, वो आपका सार्थक शब्द है। लेकिन वहीं पर जो वाश्ता है वो आपका सार्थक शब्द नहीं है, वो निरर्थक है। लेकिन यह सार्थक के साथ वो सिर्फ आप प्रयोग कर सकते हो अपनी भाषा को थोड़ी सी विशिष्टता प्रदान करने के लिए। उसी प्रकार से देखिए, मुझे चाय वाय पिला दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी चाय आपका सार्थक है, लेकिन वाय का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल अर्थहीन है, लेकिन यहाँ आपने इसका प्रयोग किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और भाषा में हमारे हाथ खुले होते हैं। हम अगर कोई प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं, हम अनुच्छेद लिखना चाह रहे हैं, तो हम वहां पर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार वाक्यों में हम कोई ऐसी रचना लिख रहे हैं कि जहां हमें थोड़ा सा व्यंग दिखाना है या हमें कोई हंसी मजाक करनी है, तो हम कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मुझे तो बाजार जाना है, तो यहाँ बाजार से कोई मतलब नहीं हुआ आपका, तो ऐसे बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। किंतु निरर्थक शब्द का जो अगर हम कभी प्रयोग भी करते हैं तो सिर्फ सार्थक के साथ, अदरवाइज निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं हो। बस बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और मुझे भी अपने काम में आनंद आए और मैं इस काम को अपने आपके लिए आगे करती रहूं। धन्यवाद।